हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। पेपर वन में रिसर्च एप्टीट्यूड का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस किया था जिसका नाम है हाइपोथेसिस। ऑलरेडी इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स और कुछ एमसीक्यूज हम कवर कर चुके हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज आज मैं लेकर आई हूँ जिसमें से गारंटेड एज इट इज क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में देखने को आपको ज़रूर मिलेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हर एक एक्सप्लेनेशन, हर एक क्वेश्चन को आप सभी स्टूडेंट्स ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। स्टूडेंट्स पेपर को क्वालिफाई करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप सभी एग्जामिनेशन के लेवल के हिसाब से तैयारी करें। एंड इसके लिए कंप्लीट कोर्स मैं लेकर आई हूँ जहाँ पर डेली लाइव लेक्चर्स के साथ आपका पूरा सिलेबस तो कवर हो ही जाएगा। साथ ही टॉपिक वाइज एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज भी हम आपको देते हैं। नोट्स बनाने में बच्चों का बहुत समय बर्बाद होता है, इसीलिए आपको यहाँ पर हम पीडीएफ नोट्स देते हैं जिसकी मदद से आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो बिना अपना समय बर्बाद किए। साथ ही फुल सिलेबस मॉक टेस्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी रिविजन के लिए। एंड ये 5000 एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक में से मैं आपको गारंटी देती हूँ कि पेपर वन में 50 में से 35 प्लस क्वेश्चंस आपको यहाँ से जरूर देखने को मिलेंगे। न्यू बैच हमारा कमिंग मंडे से स्टार्ट होने वाला है। इस बैच के लिए और पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए आप या तो गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर कुछ फ्री कंटेंट के लिए भी आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कर सकते हो ताकि आपको पता चल जाए कि कैसा ये कोर्स है और कैसे हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। सर्च बार में कोर्स को सर्च कीजिए, कंटेंट पर जाओगे तो इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल सेपरेट कोर्सेज आपके सामने आ जाएंगे जहां पर आपको यूनिट वाइज फोल्डर्स मिल जाते हैं। इसका ये फायदा है कि आप चाहो तो किसी भी यूनिट में एमसीक्यूज या थ्योरी के जरिए अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। एंड यकीन रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है जो कि आपको एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करने में मदद कर सकता है। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर, जिसमें पहला बेसिक क्वेश्चन है, अ प्रपोजल दैट मे प्रोविजनली सर्व एज अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर फर्दर रिसर्च इज नोन एज। एक ऐसा प्रस्ताव जो कि अनंतिम रूप से आगे के शोध के लिए प्रारंभिक बिंदु के रूप में कार्य कर सकता है, उसे क्या माना जाता है। तो जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन पार्ट में भी बताया कि रिसर्च के कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं जिसमें से कि थर्ड स्टेप होता है हाइपोथेसिस। एंड अगर हम लोग हाइपोथेसिस को अच्छे से सेलेक्ट कर लेते हैं, हाइपोथेसिस सिलेक्शन में हम बहुत अच्छे रहते हैं, तो आगे आने वाले जितने स्टेप्स हैं जो कि हमें अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंचाएंगे, वो स्टेप्स हमारे लिए बहुत इजी हो जाते हैं। वही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, कि अगर हम लोगों को एक रिसर्च को फुलफिल करना है तो एक स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा हो सकता है जो कि हमें आगे के प्रोसेस को बहुत इजी कर सकता है, वो है हाइपोथेसिस यानी कि परिकल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। Hypothesis is made on the basis of limited evidence as a starting point of further investigation. यहाँ पे ये बोला गया है, इस डेफिनेशन में बोला गया है कि हम कुछ सपोजिशन को एक्सप्लेन करते हैं कुछ लिमिटेड एविडेंसेस को ध्यान में रखते हुए, एंड ये स्टार्टिंग पॉइंट के रूप में काम करता है। एंड दूसरी स्टेटमेंट बोलती है, अ हाइपोथेसिस इज अ बेसिस फॉर रीजनिंग विदाउट एनी अजम्पशन ऑफ इट्स ट्रूथ। हाइपोथेसिस क्या होता है? परिकल्पना करना। सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो अनुमान लगाना या फिर गेस करना। ठीक है, रीजनिंग का ये एक बेसिस होता है विदाउट एनी अजम्पशन ऑफ इट्स ट्रूथ, यानी कि हमें पता नहीं होता, इसकी सच्चाई के बारे में अभी तक पता नहीं होता, लेकिन हम इसको एक आइडिया लगाते हुए, गेस करते हुए यूज जरूर करते हैं। थर्ड स्टेटमेंट है, हाइपोथेसिस इज अ प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशन फॉर अ फिनोमिना, यानी कि ये क्या है? परिकल्पना एक घटना के लिए एक प्रस्ताविक जो है पूरा हमारे पास फिनोमिना है। लास्ट ऑप्शन है, साइंटिफिक हाइपोथेसिस इज अ साइंटिफिक थ्योरी, यानी कि वैज्ञानिक परिकल्पना। जो भी साइंटिस्ट्स, आप लोगों को पता है कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो वहां पे जो हाइपोथेसिस होते हैं वो साइंटिफिक थ्योरी को यूज करते हैं। ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है। यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया था, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आप लोग सिर्फ ये चीज को ध्यान रख लीजिए कि जो भी प्रोपोजिशंस होते हैं या फिर जो भी हाइपोथेसिस होते हैं, ये किसी भी रीजनिंग को, ये किसी भी रीजनिंग का बेस हो सकते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर मैं किसी प्रॉब्लम में फंस चुकी हूं तो उससे बाहर निकलने के लिए हम क्या करते हैं? हम कुछ गेस लगाना शुरू कर देते हैं कि हो सकता है ये काम अगर मैं करूं तो मैं अपने सॉल्यूशन तक पहुंच जाऊं, हो सकता है कि ये काम अगर मैं करूं तो मैं अपने सॉल्यूशन तक पहुंच जाऊं। ठीक है, मल्टीपल वेज हो सकते हैं, यानी कि किसी प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए मल्टीपल हाइपोथेसिस को हम लोग यूज कर सकते हैं।
तो यहाँ पे कभी भी हाइपोथेसिस का क्वेश्चन आता है तो आपने यही याद रखना है कि ये क्या होता है, इट इज मेड एज अ बेसिस फॉर रीजनिंग, ओके, विदाउट एनी अजम्पशन ऑफ इट्स ट्रूथ। तो ये स्टेटमेंट बहुत स्ट्रांग होती है हाइपोथेसिस के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वर्किंग हाइपोथेसिस इज, वर्किंग हाइपोथेसिस क्या होता है, ये एक प्रोविजनली एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस होता है। इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, इट इज अ प्रोविजनली accepted hypothesis as a basis for further research in the hope that a tenable theory will be produced। यानी कि एक ऐसा, हम किसी धारणा को हाइपोथेसिस के अंदर एक्सेप्ट करके मान करके चलते हैं कि ये जरूर हमें सॉल्यूशन तक पहुंचाएगा। अब क्या होता है, देखो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम यूजीसी नेट एग्जाम का ही एक एग्जांपल लेते हैं। अब यूजीसी नेट एग्जाम मान लीजिए मैं 3 बार दे चुकी हूँ, लेकिन मेरा एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने ये हाइपोथेसिस ले लिया, मैंने ये परिकल्पना कर ली कि इस बार मैं कम से कम 11 से 12 घंटे तक पढ़ाई करूंगी एंड डेफिनेटली मैं जेआरएफ में रैंक 1 लेकर के आऊंगी। हमने क्या किया, हमने एक हाइपोथेसिस मान लिया कि हम परिकल्पना करते हैं कि हम ऐसे ऐसे स्टेप्स को फॉलो करेंगे और अपने गोल तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो हम इस स्टेटमेंट को क्या करते हैं, प्रोविजनली एक्सेप्ट कर लेते हैं। यानी कि हम पूरी तरह से मान लेते हैं कि यस, डेली अगर मैं 11 से 12 घंटे पढ़ लूं तो जेआरएफ हमारा क्वालिफाई हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे इसको बोला जाता है वर्किंग हाइपोथेसिस, यानी कि एक ऐसी परिकल्पना, एक ऐसी धारणा जिसको कि हम लोगों ने बिल्कुल फाइनल मान लिया है कि यही एक वो सॉल्यूशन है जो कि हमें अपनी गोल तक पहुंचाएगा, जो हमें अपना गोल अचीव करने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है एंड स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि यूजीसी नेट एग्जाम में बहुत बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस अब पूछे जाते हैं, राइट। तो उसमें पूछा गया है, इन रिसर्च नल हाइपोथेसिस व्हेन रिजेक्टेड ऑफर्स द स्कोप फॉर एक्सेप्टिंग द ऑल्टरनेटिव और सब्सटेंटिव रिसर्च हाइपोथेसिस, यानी कि अनुसंधान में शून्य परिकल्पना जब अस्वीकार कर दी जाती है तो वैकल्पिक या फिर मूल शोध परिकल्पना को स्वीकार करने की गुंजाइश जो है वो प्रदान करती है। स्टेटमेंट 2 बोलती है, व्हेन द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड there will be chances for committing a beta rather than alpha error। so इसका करेक्ट आंसर है कि स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है एंड स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 1 जो है ना स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊं तो नल हाइपोथेसिस यानी कि शून्य परिकल्पना की एज इट इज डेफिनेशन दी गई है। नल हाइपोथेसिस में क्या बोलता है, ये बोलता है कि दो चीजें हैं, ए और बी दो चीजें हैं, ये दोनों हमेशा इक्वल होती हैं। ये बोलता है कि कभी भी किसी भी दो चीजों में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, इस पे एक सेपरेट वीडियो भी मैं लेकर आई हूँ, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। एंड नल हाइपोथेसिस का सिंबल होता है HO। null hypothesis statements are not proved by researcher। so जो भी ये statements होती है null hypothesis के अंदर, ये कभी भी, ये बहुत ज्यादा chances ऐसे होते हैं कि researcher इसको prove नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि ये बोलता है कि हर एक चीज बराबर होती है, किसी भी दो चीज में कभी भी कोई डिफरेंस नहीं होता। एंड यहाँ पे ये बोला जाता है कि जब भी हम लोग null hypothesis को रिजेक्ट कर देते हैं, अस्वीकार कर देते हैं, तो चांसेस यही होते हैं कि हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिसको कि सब्सटेंटिव हाइपोथेसिस भी बोला जाता है, उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो हमेशा इस चीज को भी याद रखिएगा कि नल हाइपोथेसिस पहले आता है, उसके बाद फिर आता है हमारे पास ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इसको अगर हमने एक्सेप्ट कर लिया तो वेरी गुड, एंड इन केस अगर ये रिजेक्ट हो जाता है तो हम डायरेक्टली ऑल्टरनेटिव पे मूव करते हैं, जिसको कि 100% हम लोग एक्सेप्ट करते ही हैं। Next question is, which of the following is not a characteristic of good hypothesis। so good hypothesis क्या होता है स्टूडेंट्स, ये भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक अच्छा हाइपोथेसिस वो होता है जिसमें कि कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि वो सिंपल होना चाहिए, बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसका एक उसमें सब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। ठीक है, एक अच्छे हाइपोथेसिस में सब्जेक्टिविटी भी होनी चाहिए
ऑब्जेक्टिविटी भी होनी चाहिए एंड उसमें जो है वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, वो रिलेटेबल होना चाहिए किससे, जो भी हमारी प्रॉब्लम है, जो भी हमारी हाइपोथेसिस या फिर हमारे रिसर्च की प्रॉब्लम है उससे वो रिलेटेड होना चाहिए। तो वही एक अच्छा हाइपोथेसिस होता है। अब इसका एक एग्जाम्पल फिर से मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अगर फिर वही बात है कि अगर मैं किसी प्रॉब्लम में फंस चुकी हूँ एंड मुझे उसके सॉल्यूशन तक जाना है, मेरे किसी फ्रेंड ए ने बताया ये वाला रास्ता, फ्रेंड बी ने बताया ये वाला रास्ता, फ्रेंड सी ने बताया ये वाला रास्ता कि आप ये ट्राई करो, मे बी हो सकता है सॉल्यूशन मिल जाए। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मेरी प्रॉब्लम है कि मेरा यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई अभी तक नहीं हुआ। सॉल्यूशन क्या है कि मुझे जेआरएफ क्वालिफाई करना है। किसी ने बोला कि आप लोग मॉक टेस्ट ट्राई कीजिए, किसी ने बोला कि आप कोचिंग लीजिए, ठीक है, किसी ने बोला कि आप सिर्फ पीवाईक्यू की कर लीजिए और बाकी छोड़ दो, भगवान देखेंगे जो होगा, ठीक है। एंड फोर्थ फ्रेंड ने बोल दिया कि आप पेपर देना ही छोड़ दो। तो ये क्या है? ये एक बैड हाइपोथेसिस है। उन्होंने एक परिकल्पना ही मुझे गलत दे दी। इससे क्या हुआ? मैं अपने सॉल्यूशन तक कभी भी नहीं पहुंच पाऊंगी। ठीक है। सो एक अच्छा हाइपोथेसिस होने के लिए हम लोगों को उसकी कॉम्प्लेक्सिटी पे ध्यान देना है। यानी कि हमारा, जो मैंने आप लोगों को सबसे पहला पॉइंट बताया, अगर आपने नोट किया होगा, तो वो था कि हमारा हाइपोथेसिस सिंपल होना चाहिए। जितना सिंपल हमारा रास्ता होगा उतनी इजीली हम लोग अपने सॉल्यूशन तक पहुंच जाएंगे। कॉम्प्लेक्सिटी रखोगे तो प्रॉब्लम भी आगे जा करके हो सकती है। ओके। सो इसके अलावा आप लोगों की गुड हाइपोथेसिस के जो पॉइंट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसमें आता है एम्पेरिकली टेस्टेबल। एम्पेरिकली टेस्टेबल होना चाहिए आपका हाइपोथेसिस। सिंपल भी मैंने आप लोगों को बता दिया, स्पेसिफिक भी मैंने आपको बता दिया। स्पेसिफिक का मतलब होता है कि जिस टॉपिक को लेकर के हम प्रॉब्लम में फंसे हैं उसको ध्यान में रखते हुए ही हम सॉल्यूशन तक जाएं। तो स्टूडेंट्स, ये 5 क्वेश्चंस थे हाइपोथेसिस के, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस, जहां से आई होप आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। इसी के साथ 6 क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि थोड़ा एडवांस क्वेश्चन है। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। Arrange the following steps in the process of hypothesis testing in proper sequence. So hypothesis को हमें टेस्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसके लिए हमें कुछ एक स्टेप्स को फॉलो करना होता है, एक सीक्वेंस को फॉलो करना होता है जो आपके सामने दिया गया है, आपको इसको अरेंज करना है। पहला ऑप्शन बोलता है सिलेक्ट द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, सेट अप नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, एस्टैब्लिश द डिसीजन रूल। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस कंप्यूटेशंस, सेलेक्ट टेस्ट स्टैटिस्टिक्स या फिर ड्रॉ कंक्लूजंस। अब देखो, हाइपोथेसिस टेस्टिंग यानी कि परिकल्पना परीक्षण क्या होता है। अब मैंने, मेरी फ्रेंड ए ने मुझे कोई आइडिया दे दिया, अब मुझे उस आइडिया पे काम करना है या नहीं करना है, उसको मैं टेस्ट करूंगी। हर बार होता है ना कि मान लीजिए मैं सोच रही हूँ कि अच्छा, अगर मैं यूजीसी नेट, ऐसे है कि मान लीजिए मैं सोच रही हूँ कि मैं यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी करूँ या फिर मैं बीएड में एडमिशन ले लूँ। ठीक है, ये मेरी फ्रेंड ने मुझे 2 सजेशंस दिए। ये हाइपोथेसिस थे, ठीक है, ये परिकल्पनाएं थी। अगर मैंने इतना डिसाइड कर लिया तो आगे आने वाला जो मेरा करियर है उसको मुझे सेलेक्ट करने में इजी हो जाएगा। अब यहाँ पे हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात अगर करें तो हम टेस्ट करते हैं कि अगर मैं बीएड करती हूँ तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, कितना टाइम लगेगा, क्या क्या हिसाब रहेगा, मैं पूरा देखूंगी। सिमिलरली यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई करने के बेनिफिट्स क्या है, नुकसान क्या है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो ये मैं क्या कर रही हूँ, ये मैं हाइपोथेसिस जो मेरे पास दो हैं, दो धारणाएं जो मैंने रखी हैं उसको मैं टेस्ट कर रही हूँ कि कौन सा मुझे मेरी मंजिल तक जल्दी पहुंचाएगा एंड किससे मैं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग तैयारी कर सकती हूँ। ओके। सो यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, डायरेक्टली हम आंसर पे जाते हैं। सबसे पहले हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए हमें क्या करना होता है, सेटअप करना होता है नल और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को। यानी कि हम लोगों को शून्य हाइपोथेसिस लेकर आना है, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। यानी कि हम लोगों को शून्य हाइपोथेसिस को ही ध्यान में रख करके चलना है। ओके। या फिर हम लोगों को ऑल्टरनेटिव यानी कि वैकल्पिक या फिर मूल शोध परिकल्पना को फोकस करना है। इस चीज को यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है। सबसे पहले हम ये यहाँ पे चुनेंगे। उसके बाद हम चुनते हैं सेलेक्ट द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, यानी कि महत्व के स्तर का चयन, कि किसका ज्यादा महत्व होना चाहिए। महत्वपूर्ण चीजें कौन कौन सी है उनकी एक हम अरेंजमेंट करते हैं। उसके बाद आता है सेलेक्ट टेस्ट स्टेटिस्टिक्स,
यानी कि जो भी हमने टेस्ट लिए, उसको हम देखेंगे कि किस टेस्ट का पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, किस टेस्ट का नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है। मतलब कि कौन सा टेस्ट हमारे लिए फायदेमंद है, कौन सा नुकसानदायक है। अगला आता है एस्टैब्लिश द डिसीजन रूल। उसके बाद फिर आता है परफॉर्मेंस कंप्यूटेशन एंड एज ऑलवेज लास्ट में आता है कंक्लूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें कि टाइप्स ऑफ एरर पूछे गए हैं। जब भी हम लोग रिसर्च करते हैं, उसमें हाइपोथेसिस होता है, तो अनुमान लगाते समय बहुत सी गलतियां हो जाती हैं, बहुत से एरर्स आ जाते हैं, जिसमें कि टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, टाइप 1 एरर, लार्ज सैंपल, मल्टी रिग्रेशन या फिर ची स्क्वायर टेस्ट। सो ये 4 इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं। एंड स्टूडेंट्स, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में ना हमारे पास कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे कि टी टेस्ट होता है, जी टेस्ट होता है, मल्टीपल नंबर ऑफ टेस्ट हैं। अगर आपको उसके बारे में पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो आप मुझे कमेंट कीजिए, या फिर अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप एडेड हो तो वहां पे हमें बता दीजिए। मैं डेफिनेटली नेक्स्ट लेक्चर में सभी टाइप के हाइपोथेसिस टेस्ट लेकर आऊंगी, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्टली इसके आंसर पे जाते हैं, जिसमें कि टाइप 1 एरर जो है वो फॉल्स पोजीशन होता है। टाइप 1 एरर का इसमें कोई लॉजिक की बात नहीं है। टाइप 1 एरर का दूसरा नाम ही फॉल्स पॉजिटिव है, पोजीशन नहीं, सॉरी, फॉल्स पॉजिटिव होता है। एंड इट अकर्स व्हेन द रिसर्चर इनकरेक्टली रिजेक्ट्स अ ट्रू हाइपोथेसिस। यानी कि मेरा अगर कोई हाइपोथेसिस है, मेरी कोई परिकल्पना बिल्कुल सही होनी चाहिए थी, लेकिन एक रिसर्चर ने क्या किया, उस परिकल्पना को गलती से गलत कर दिया, तो वो होता है टाइप 1 एरर, यानी कि फॉल्स पॉजिटिव। ठीक है, यानी कि स्टेटमेंट हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए थी, लेकिन गलती से वो रिजेक्ट हो चुकी है। उसके बाद आता है लार्ज सैंपल। लार्ज सैंपल में हम इसको डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं स्मॉल स्टैंडर्ड एरर्स के साथ। The standard error is inversely proportional to sample size. तो सैंपल साइज जो होता है, सैंपल एरर उसी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अगर इसका क्या मतलब है कि अगर सैंपल का साइज बड़ा होगा, अगर हमारे सैंपल का साइज बड़ा होगा तो एरर क्या होंगे, कम होंगे। अगर सैंपल का साइज स्मॉल होगा तो एरर्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ओके, नेक्स्ट आता है multiple regression. So multiple regression represents the relationship between multiple independent variables and one dependent variable. ठीक है, सो मल्टीपल रिग्रेशन मतलब मल्टीपल क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि एक दूसरे पे निर्भर नहीं है। एंड ये सारे किस पे निर्भर है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल पे निर्भर है। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होता है ये मल्टीपल रिग्रेशन कहलाता है। लास्ट ऑप्शन है GQ टेस्ट। GQ टेस्ट क्या होता है, ये एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होता है। ये भी डायरेक्ट डेफिनेशन है, इसमें कुछ भी नहीं है। ये इसका फर्स्ट स्टेटमेंट, कहीं पे भी आप GQ टेस्ट देखते हो तो आपको यही मिलेगा कि ची स्क्वायर टेस्ट एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होता है। एंड ये करता क्या है, ये कंपेयर करता है साइज को, किसके साइज को, एक्चुअल रिजल्ट और जो हमारे सैंपल साइज का रिजल्ट आया उसको कंपेयर करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हाइपोथेसिस इज अ प्रपोजल बेस्ड ऑन स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन। सो वो कौन सी परिकल्पना है जो कि विशिष्ट टिप्पणियों पर आधारित एक प्रस्ताव होती है। सो करेक्ट आंसर है इंडक्टिव हाइपोथेसिस। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये सभी हाइपोथेसिस। तो सबसे पहले अगर हम लोग डायरेक्शनल हाइपोथेसिस की बात करें, सो ये क्या है, ये एक हमारे पास प्रिडिक्शन होती है। ठीक है, भविष्यवाणी होती है जो कि रिसर्चर करता है, जिसकी मदद से हम पॉजिटिव या नेगेटिव वे में दो वेरिएबल्स को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एन इंक्रीज इन हाइट द कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड मैटर्स। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे इस चीज को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आता है नल हाइपोथेसिस। सो ये क्या होता है, इसमें यही बोलता है कि दो वेरिएबल्स अगर ए और बी हैं, इनमें कोई भी चीजें जो हैं बड़ी या छोटी नहीं है, ये हमेशा बराबर होती हैं, इनमें कोई भी डिफरेंस कभी भी नहीं होता है। इफ हम लोग नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर देते हैं, ठीक है, तो वो बहुत अच्छी बात है। नहीं होता है तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जिस पे मूव कर देते हैं। उसके बाद आता है इंडक्टिव हाइपोथेसिस। मैंने आपको बताया है इंडक्टिव
एंड डिडक्टिव, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। डिडक्टिव जो अपर लेवल से लोअर लेवल पे जाए, इंडक्टिव मतलब जो लोअर लेवल से अपर लेवल पे हमें लेकर जाए, ठीक है। सो हाइपोथेसिस इज अ प्रपोजल बेस्ड ऑन स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन। सो ऑब्जर्वेशन हम कहाँ करते हैं, लोअर लेवल से बड़े बड़े लेवल पे जाते जाते हैं, दैट्स व्हाई आंसर हियर इज इंडक्टिव हाइपोथेसिस। अब आते हैं हम टेस्ट की ओर। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हाइपोथेसिस में टेस्टिंग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंड यहाँ पे पूछा गया है नॉन पैरामीट्रिक स्टेटिस्टिक्स, यानी कि गैर पैरामीट्रिक आंकड़े कौन से हैं, कौन कौन से हाइपोथेसिस हमें प्रोवाइड कराता है। टी टेस्ट, एफ टेस्ट, स्पेयरमैन्स रैंक ऑर्डर कोरिलेशन, मैन विटनी विल्कॉक्सन, या फिर केंडल कोएफिशिएंट ऑफ कॉनकॉर्डेंस। सो यहाँ पे 5 नेम्स गिवन है, आपको बताना है कौन सा ट्रू है। सो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 4 दैट इज सी, डी एंड ई बिल्कुल ट्रू है। ओके, सो नॉन पैरामीट्रिक यानी कि गैर पैरामीट्रिक आंकड़े क्या होते हैं, ये आपको बता देती हूँ। ये कुछ मेथड्स होती हैं जिसमें कि हम लोग स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं that do not require a distribution to meet the assumption necessary to be analyzed। एंड इसमें कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि पहला ये वाला है, उसके बाद ये वाला है एंड ये वाला है। सिर्फ ये 3 आते हैं हमारे नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के अंदर। डिटेल में अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए तो मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगी। आप मुझे कमेंट करके टॉपिक बता दीजिए, डेफिनेटली मैं जल्दी से जल्दी आपकी रिक्वेस्ट को पूरा करूंगी। Last question is hypothesis testing is the main concept of which type of research? So hypothesis testing में main type of research कौन सा होता है? मेन कॉन्सेप्ट रिसर्च का क्या होता है, वो होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च टेस्ट हाइपोथेसिस एंड एस्टैब्लिशेस पोजीशन बाय यूजिंग इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स इन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। यानी कि जो भी वेरिएबल्स हमारे हाथ में है, कुछ चीजें होती है ना, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो हमारे हाथ में है, जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एक ऐसा रिसर्च होता है जो कि सभी तरह की कंडीशंस को कंट्रोल में लाने की कोशिश करता है, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ये काम करता है, ठीक है। इट बिगिंस विद अ क्वेश्चन कंसर्निंग द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। तो हाइपोथेसिस में वेरिएबल्स का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, ये थी ये थे आज के 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। आई होप आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं। कोई डाउट है अगर आपको तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।